हेलो नमस्कार सत्याग्रह आदाम कम्मा खड़ी दोस्तों। आज हम लौट के आए एक और नए सेशन के साथ सीखने वाले चैप्टर, इसका नाम है रिटर्न्स। सो एज़ यूजुअल, अच्छा ये रिटर्न्स में काफ़ी सारे नहीं, एक बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट है। मेजर अमेंडमेंट है आपका QRMP स्कीम, जो यहाँ पे नहीं डाला है इंस्टीट्यूट ने। जो आपके नवंबर 21 की मॉड्यूल है उसमें QRMP स्कीम को नहीं डाल के रखा है। इन्होंने सेपरेटली अलग से जो शीट्स इशू किए थे अमेंडमेंट वाले या एडिशन वाले, वहाँ पे है। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे आपके मॉड्यूल वाला पार्ट जो आपकी फ्रेश नई मॉड्यूल है, एंड देन विल शिफ्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ द एडिशन वाला पार्ट। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सीधा हम आ जाते हैं हमें रिकैप्चुलेट मॉडल पे। ओके, सबसे पहली बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स मतलब क्या होता है? अब अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर रखी है, थोड़ा बहुत देख सका, तो आपको पता है रिटर्न्स क्या होता है। अगर आपने डमी कर रखा है तो आपके लिए रिटर्न का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारे क्राउड में से 2-4% लोग हो जो डमी वाले भी हों। तो रिटर्न्स मांझे क्या होता है? एग्ज़ाम्पल सपोज करो ये है आप, आम आदमी पार्टी नहीं है आप, और ये है पापा। ठीक है, ये है आप और ये है बाप। पिताजी ने आपको दिए 100 रुपये और आपको कहा कि जा मार्केट से जाके कोई सामान लेके आ। अब आप चले गए मार्केट में सामान लेने। मार्केट से आप सामान लेके आ गए 90 रुपये का टोटल, आपने 10-12 सामान लेके आ गए। आपने आते ही डैडी को सामान दिया, तो डैडी क्या सामान लेके आपका पीछा छोड़ देंगे? नहीं, डैडी क्या बोलेंगे, बेटा तेरे को 100 रुपये दिए थे, कितने बचे उसमें से? आपने कहा डैडी 5 रुपये बचे, ये लो। आपने डैडी को 5 रुपये दे दिए। डैडी ने बोला बेटा 5 बचे, ठीक है, सामान लाया, ठीक है, 95 कहाँ खर्चे किया इसका हिसाब तो दे। अब आपको कितना भी गुस्सा है, कहना इसे सुप्रीम पावर के सामने झुकना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो ये जो आप हिसाब में या तो ओरली देंगे या आप लिख के देंगे। जो आप ये लिख के देंगे ना, दिस इज नथिंग बट वो हिसाब किताब उसी तरह की हिसाब किताब को जिसमें पैसा आया और गया, इनकम और एक्सपेंस और सब तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो दिए जाते हैं रिटर्न्स में। ठीक है, तो रिटर्न्स क्या है? रिटर्न एक आम भाषा में दिस इज़ हिसाब किताब। अब जब आप इनकम टैक्स में रिटर्न्स भरते हैं तो वहाँ पे हिसाब किताब में इनकम और एक्सपेंसेस आती है, लेकिन जब आप GST में रिटर्न्स भरते हैं तो यहाँ के हिसाब किताब में आपके सेल्स और परचेज की डिटेल्स जाती हैं। नो मैटर, उसके साथ साथ में जो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन है यानी कि GST है, उसका पेमेंट भी इसी से जाता है। तो ये है GST का हिसाब किताब इन शॉर्ट। ठीक है, अच्छा हमारे GST के अंदर हम लोग रिटर्न्स, अच्छा वहाँ पे तो पापा थे जो सुप्रीम पावर थे, यहाँ पे पावर सुप्रीम कौन है? ऑफ कोर्स आपकी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट आपसे हिसाब किताब किस तरीके से लेती है? वो हिसाब किताब लेती है GSTN पोर्टल के माध्यम से, जिसका नाम है आपका gst.gov.in। ये रहा आपका GSTN पोर्टल, यहाँ से पेमेंट या आपका हिसाब किताब लिया जाता है। उसके अलावा कुछ ऑफलाइन यूटिलिटीज़ हैं जो खुद GSTN ने प्रोवाइड की हैं, वहाँ से लिया जाता है। या फिर कुछ GSPs हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर्स। ये लोग कौन है? जैसे कभी किसी ने अगर इनकम टैक्स में काम कर रखा है तो इनकम टैक्स में कई बार TDS रिटर्न फाइल करने के लिए आप किसी NSDL के ऑफिस में जाते हो। वो NSDL का प्रॉपर ऑफिस नहीं होता है, वो किसी CA का ऑफिस होता है जिसके पास NSDL का पोर्टल लिया हुआ होता है। वो बहुत माइनर से फीस लेते हैं और आपका काम करके दे देते हैं। 30-40 रुपीज़ की फ़ीस होती है डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेर यू आर प्रैक्टिसिंग। वैसे GST के अंदर भी ये लोग GSP सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं जो कुछ लिमिटेड ऑफिस में होते हैं, लाइसेंस लेके रखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत कम फीस में सर्विस दे देते हैं और ये भी बहुत कम चार्ज करते हैं। और बस जैसा वहाँ पे होता है वैसा यहाँ पे होता है। ये वाली बातें काफ़ी कम लोगों को पता है, बट ये होती हैं। ठीक है, और बाकी आज की डेट में तो सब लोग इसी पोर्टल पे डिपेंडेंट हैं। माशाल्लाह पोर्टल बहुत ज़बरदस्त है। उसका मन हो तभी आपको काम करने देता है, उसका मन ना हो तो काम करने नहीं देता है। ठीक है, ओके। अब रिटर्न्स कितने तरह के होते हैं, है ना? हमने हिसाब किताब की तो बात कर ली।
मोर और लेस हिसाब किताब में 2 से 3 चीज़ चलने वाली है। एक आप देख रहे हो कि आप कहाँ पे अपने सेल्स की डिटेल दे रहे हो, एक हो सकता है आप देखोगे कि कहाँ पे आप अपने परचेस की रिटर्न देख रहे हो या वेरीफाई कर रहे हो, एक होगा आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, उसका नेट ऑफ कैसे कर रहे हो, या फिर आप रिफंड कैसे ले रहे हो। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहला है GSTR1। GSTR1 क्या है? ये एक मंथली स्टेटमेंट है, किसका? आउटवर्ड सप्लाई का, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? सेल्स का रिटर्न बोलते हैं हम लोग प्यार से। अब ये गुड्स सर्विस दोनों का हो सकता है। कौन फाइल करेगा? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है वो फाइल करेगा, जिसका विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़। अच्छा, ये 1.5 करोड़ क्यों बोला, थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर ये नहीं भी बोलता है तो GSTR1 तो आपको फाइल करना ही है। ठीक है, रेगुलर स्कीम की बात कर रहा हूँ। ड्यू डेट क्या होती है उसकी? 10th ऑफ द डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या समझ में आता है, आपको GSTR1 मंथली फाइल करना है। कब फाइल करना है? आपका टर्नओवर कितना है? 1.5 CR से ऊपर है और आप कौन है? एक रेगुलर टैक्स पेयर है। कब भरना है? महीना ख़त्म होने के बाद अगले महीने में 10 तारीख तक भरना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों से, कुछ महीनों से इस डेट को एक्सटेंड करके 11th किया हुआ है। तो अब आपके लिए फ़िलहाल डेट क्या बन चुकी है? 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किससे? टर्नओवर जिसका 1.5 CR से कम है, उनको क्या? उनको GSTR1 क्वार्टरली फाइल करना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कौन? रेगुलर स्कीम वाला ही हो। टर्नओवर कितना है? अप टू 1.5 करोड़, मतलब वो उतना या उससे कम। इनके लिए ड्यू डेट क्या है? इनको 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया। तो ऊपर 11 तारीख था, यहाँ पर क्या कर दिया? 13th कर दिया। क्यों? ये छोटे बेचारे छोटे लोग हैं, थोड़ा और 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया इनको। नेक्स्ट है आपका रिटर्न GSTR3B। 3B एक मंथली रिटर्न है। अब ये मंथली रिटर्न भी कौन फाइल करेगा? ये भी रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, देखो ध्यान से। अगर आपका एनुअल टर्नओवर, आई रिपीट, अगर आपका एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मोर देन या इक्वल टू 5 करोड़ है, तो आपके लिए 20 ऑफ द मंथ, सपोज करो जैन की रिटर्न्स की बात करते हैं तो फेब के 20 तक करना है, फेब की बात करते हैं तो मार्च के 20 तक करना है। परंतु अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो ड्यू डेट क्या होगा आपके लिए? या तो 22 होगा या तो 24 होगा। सर 22 या तो 24, ऐसा कैसा? डिपार्टमेंट ने क्या किया है, स्टेट्स की लिस्ट दे दी है, जो आपको नीचे दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो लिस्ट के हिसाब से आपको चलना है। अगर कुछ लिस्ट है, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे क्या बोला 22 तारीख, और कुछ स्टेट्स में क्या बोला 24। अब कई जगह ना आप लोग सोच सकते हैं ये हर जगह 2-2 दिन एक्स्ट्रा गैप क्यों किया सब चीज़ों के अंदर। इसका बहुत सिंपल मतलब और सिंपल रीज़न है, ऐसा पहले नहीं था। कुछ महीने कुछ सालों से ऐसा किया है। आपका जो GST का वेबसाइट है ना, आपका वर्ल्ड का बेस्ट वेबसाइट gst.gov.in, हमारे पास 2 ही बेस्ट वेबसाइट है इस दुनिया में, पूरे के पूरे कंट्री में। एक है gst.gov.in और दूसरा जो अभी इनकम टैक्स वालों ने नया वेबसाइट बनाया ना, इनकम टैक्स ई फाइलिंग का वेबसाइट नया बनाया, वो 2 ही बेस्ट वेबसाइट है पूरे कंट्री में। ठीक है, ये टाइम बॉम्ब है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनकम टैक्स न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, कभी भी फट सकते हैं। तो जो ये GST वाला वेबसाइट है ना, जब इसको लास्ट डेट पे पूरा कंट्री प्रेशर करता है ना, तो ये प्रेशर से फूट जाता है। तो जब फूट जाता है तो डिपार्टमेंट को समझ में आया, तो उन्होंने क्या बोला कि GSTR1 जो है एक कैटेगरी को 11 कर दो, दूसरी कैटेगरी को 13 कर दो। फिर बोल दिया अच्छा सर और दिक्कत हो रही है टैक्स भरने में भी, तो बोला टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनका 20 कर दो, और उससे कम है तो कम टैक्स ही भरेंगे, तो उनको 2 दिन और दे दो। अब 2 दिन और दिया, बोलते हैं फिर बहुत सारे लोग हो गए, तो एक काम को वहाँ बाइफरकेट कर दो, कुछ स्टेट्स को अलग अलग कर दो। याद रहे, स्टेट्स को अलग अलग करना है सिर्फ 5 CR से कम वालों को। जिसका 5 CR से ज़्यादा है, तुम मरो जियो 20 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए टैक्स का, नहीं किया तो इंटरेस्ट तो भरना ही है तुमको। प्रेजेंटली द स्टैगर्ड फाइलिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर टैक्स पीरियड टिल मार्च 2021। हाँ, थोड़ा एहसान किया है डिपार्टमेंट ने बीच बीच में कोविड के दौरान। नेक्स्ट है GSTR4। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक सिंगल रिटर्न है। कौन फाइल करेगा? जो अपने छोटे प्लेयर्स हैं ना, कौन? कंपोजिशन स्कीम वाले। ये कब फाइल करना है? जैसे ही साल ख़त्म होता है उसके बाद 30 अप्रैल तक इस R1 को फाइल कर देना है। अच्छा, अब देखो कंपोजिशन वाले तो रिटर्न साल में एक बार भरेंगे, तो क्या डिपार्टमेंट वाले या लॉ मेकर्स क्या इतने नादान है कि आपसे टैक्स पेमेंट नहीं लेंगे?
पूरे साल भर? आंसर इज़ नो। तो क्या बोल दिया कि भैया तुम रिटर्न तो साल में एक बार भरोगे, तो आप क्या करो, हर 3 महीने में एक बार है ना CM पे 08 भर दो। इन्हीं कंपोजिशन स्कीम वालों की बात कर रहा हूँ। तो क्या बोल दिया, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर दो CM पे 08, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे टैक्स पेमेंट की वसूली है। कब करना है ये? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। सपोज आपका क्वार्टर है जैन फेब मार्च, तो 18 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इनमें कुछ बहुत डीप है नहीं समझाने के लिए, बस एक गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको कि इस तरह से चीज़ें चलती हैं। जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ लॉजिक्स लग रहे हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट है GSTR 5। GSTR 5 क्या है? ये भी एक मंथली रिटर्न है। अब ये कौन फाइल करता है, ये किसके लिए है? ये है रजिस्टर्ड नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए, NRTP जो था ना अपना वो। तो इनको क्या बोल दिया है, इनको भी क्या करना है, 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना है, या और विदिन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अब अपन ने सीखा था पहले, कई बार इनको रजिस्ट्रेशन बहुत कम टाइम के लिए देते हैं हम लोग, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। अब जब कम टाइम के लिए भी देते हैं, अगर नंबर उसका पहले ही ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दे, और ख़त्म नहीं हो रहा समझो 60 दिन के लिए, तो जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दे। फिर है 5A। 5A किसके लिए है? ये भी मंथली रिटर्न है। ये है रजिस्टर्ड पर्सन जो OIDR सर्विसेज दे रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या बोल दिया, 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वही 20 तारीख। बाय डिफ़ॉल्ट अधिकतर केसेस में 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही है, सीधा सीधा। फिर है एक और GSTR 6 जो कि है मंथली रिटर्न। किसके लिए? ये ISD के लिए। अब ISD वालों को क्या बोला, तुम 13 तारीख तक जमा कर दो। याद है अपने सीखा था ISD में कि ISD वालों को भी एवरी मंथ रिटर्न भरना पड़ेगा ITC पास करने के लिए। तो ये रिटर्न इनको 13 तारीख तक भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कौन है? GSTR 7। ये भी मंथली रिटर्न है। ये कौन भरेगा? जो बंदे जिस पे टैक्स काटने की लाइबिलिटी है वो भरेगा। और ये अपन पहले सीख चुके हैं कि 10 तारीख, अगले महीने के 10 तारीख के पहले रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। फिर है GSTR 8। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल है। कौन से कॉमर्स ऑपरेटर? जो जिनको रिक्वायरमेंट है कि वो टैक्स कलेक्ट करें, TCS कलेक्ट करें। इनकी ड्यू डेट क्या है? इनका भी 10th ऑफ द मंथ है। ओके, इसके बाद आते हैं बड़े बड़े रिटर्न। एक है आपका एनुअल रिटर्न। अब ये एनुअल रिटर्न क्या है? जैसे एग्जांपल जो मैं रेगुलर टैक्स पेयर की बात करता हूँ, कंपोजिशन के लिए एनुअल रिटर्न क्या है? एक ही है, GSTR 4। बट इफ़ आई टॉक अबाउट रेगुलर टैक्स पेयर, तो वो कौन सा रिटर्न भर रहा है? हर मंथली 3B भर रहा है, GSTR 1 भर रहा है। हो सकता है 1 क्वार्टरली भरे, बट 3B तो मंथली भर रहा है अभी तक जितना अपन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो उसको साल में एक बार, हर महीने तो कुछ हिसाब दे ही रहा है। सरकार ने क्या बोला, जो तू हर महीने कुछ ना कुछ तो घपला भी किया होगा, एक साथ में साल के एंड में वापस पूरा हिसाब लिख के दे मेरे को कि क्या क्या घपला किया, घपला नहीं किया। मतलब सब डिटेल्स R1 3B के सब गिव अस इन डिटेल आफ्टर रिकन्सिलेशन। सो कौन है ये रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD? ऑब्वियसली ISD को रिटर्न एनुअल भरने की ज़रूरत क्यों नहीं है? बिकॉज वो तो TCA, वो तो खाली ITC लेता है और बांट देता है, तो वो क्या भरेगा? कौन सा कुछ सेल करता है वो? ठीक है, अब ये कई बार ये क्वेश्चन पब्लिक के माइंड में आता है कि ISD को क्यों नहीं, ISD भरेगा क्या? नेक्स्ट क्या है? कोई टैक्स डिडक्टर है, वो तो टैक्स काट के रिटर्न भर चुका है GSTR 6 में, 7 में, वो सब में, तो अब करेगा क्या? तो उसको भी मना कर दिया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अरे वो तो एडवांस टैक्स भर के आता है बेचारा, क्या और भरेगा? और नॉन रेसिडेंट का ऊपर सर्विस रिटर्न दे दिया हम लोगों ने, तो उन सबको हटा दो। उसके अलावा जो भी है, आप और मैं, जो भी है, हम लोग भरेंगे एनुअल रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नहीं लिखी है, बट चलो ठीक है, ये सब भरेंगे। अच्छा, कब तक भरेंगे ये? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है, सपोज करो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाओ, उसका जो दिसंबर होगा वो दिसंबर 31 तक भरना है आपको एनुअल रिटर्न।
अब ये डेट्स कई बार कोविड के चक्कर में, कई बार डिफ़िकल्टीज के चक्कर में चेंज होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। वो अमेंडमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ GSTN इज़ नॉट एप्लीकेबल इन योर सिलेबस। आई रिपीट, डिपार्टमेंट ने 50 बार डेटें चेंज की हैं, वो सब चेंज हुई हुई डेट्स आपको सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। GSTR 9B ये अब तक नोटिफाई नहीं किया गया बट लेके आ चुके हैं। ये कौन है? ये ECO है जो कलेक्ट करेंगे टैक्स, उनके 31 दिसंबर रख दिया है। अब नोटिफाई होगा तब बता दिया जाएगा। 9C में आता है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये किसको फाइल करना होता है? जो क्लाइंट्स ऑडिट में होते हैं, जो सप्लायर्स, उनको फाइल करना होता है। ऑडिट वाले कौन? इसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है। कैसे भरना है? ये एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको रिकन्सिलेशन भी देना है पूरा का पूरा इन डेप्थ, कब कहाँ क्या क्रेडिट लिया, कैसे लिया। सर GSTR 10 क्या है? दिस इज़ फाइनल रिटर्न। जब आप नंबर सरेंडर कर देते हैं या आप नंबर कैंसिल कर देते हैं, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या बोला है? विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज़ लेटर, या तो ऑर्डर आ गया कैंसिलेशन का या फिर कैंसिल हो गया है, दोनों ही केसेस में उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? एक फाइनल रिटर्न भरना है कि बॉस ये मेरा फाइनल रिटर्न है, हिसाब किताब मेरा क्लोज करो, जय माता दी। नेक्स्ट क्या है? GSTR 11 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। देखो सब जगह खाली या तो सेल था या टैक्स पेमेंट वाला, दोनों कॉम्बो था, नेट ऑफ था। पहली बार यहाँ पे क्या है? हमको परचेजेस का रिटर्न भरना है। किसके लिए? ये पर्सन हु हैव बीन इश्यूड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये UINs जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बाहर की होती है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको दिया था UIN नंबर। ये हमने सीखा था इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन, UIN नंबर्स। तो उनको जिनको UIN दिया जाता है तो उनको भी हमको डिटेल देना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न है, UIN वालों को हम जो भी वो टैक्स भरते हैं हम उनको पूरा रिफंड दे देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं आप बताओ क्या क्या परचेज़ किया आपने इंडिया से, ताकि हम आपको आपका IGST रिटर्न दे सकें। ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये हम पहले भी सीख चुके हैं इन द चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या होता है वो? पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर 20th ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो उसको तो क्वार्टर ख़त्म होते ही 18 तारीख तक भर देना है। एनुअल रिटर्न जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है ऊपर का है 31 दिसंबर तक भर देना है। इन दिस रिटर्न द टैक्स पेयर नीड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ये तो हमको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमको दोबारा सिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ रिटर्न्स। हम लोगों को ना वैट के ज़माने से, सर्विस टैक्स के ज़माने से, इनकम टैक्स के ज़माने से एक आदत पड़ी हुई थी, हमेशा रिटर्न भर दो बाद में रिवाइज कर देंगे। GSTN ने इस तरीके को बंद ही कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या बोल दिया है? There is no mechanism of filing revised returns for any correction of errors or omissions। आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, अब अगले क्वार्टर में करेक्शन अमेंडमेंट कर सकते हो बिल्स को, लेकिन जो रिटर्न आपने भर दिया वो चेंज नहीं होगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब सर फिर क्या होगा? एनुअल रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देते बैठो, ये मिस्टेक क्यों आई, ये डिफरेंस क्यों आया, देते बैठो। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशंस अलाउड इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न्स। आप अगले रिटर्न में ठीक कर सकते हो मगर पुराने रिटर्न को ठीक नहीं कर सकते। However, no rectification is allowed after the due date for furnishing the return for the month of September following the end of the financial year or furnishing the available return whichever is earlier। देखो ये वाली क्या बात है? सपोज करो मैं फाइनेंशियल ईयर लेता हूँ 2021, तो इसका एनुअल रिटर्न कब तक जाएगा? वो जाएगा यहाँ तक विच इज़ 31 दिसंबर 2021 तक। तो ये आ गया 31 दिसंबर 21 की ड्यू डेट है, पर मुझे ये नहीं चाहिए आप किस दिन एनुअल रिटर्न फाइल करोगे। ड्यू डेट नहीं है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, या फिर यही अगले साल का जो सितंबर मंथ का रिटर्न होगा ना, जो कब तक भरोगे आप, या तो 20 अक्टूबर तक या 22 अक्टूबर तक या 24 अक्टूबर तक, वो वाली डेट। तो यानी कि 22 या 20 या 24 अक्टूबर 2021 का ये जो आप रिटर्न भरोगे, इन दोनों में से विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक ही आप पिछले सालों की गलती के पाप धो पाओगे। अगर पिछले साल की गलती के पाप इन पीरियड्स के पहले नहीं धोए तो गए। फ़र्ज़ करो आपने एग्ज़ाम्पल में ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर की और फाइनेंशियल
का जो एनुअल रिटर्न था वो हमने फाइल कर दिया, सपोज़ करो 31 जुलाई को ही फाइल कर दिया है। तो 31 जुलाई के बाद अब पिछले साल का जो भी गलतियाँ मिलती हैं, भाई गलती हो गई, अब तुम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सर आईटी से लेना भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल जाओ। सर टैक्स कम भरा, भूलना नहीं, रिटर्न ठीक नहीं कर पाओगे, चुपचाप टैक्स पेमेंट कर दो, नहीं तो डिपार्टमेंट वाले वसूली करने के लाएंगे तो तुमको अच्छे से वसूली करेंगे तुम्हारे साथ में। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैनल प्रोविजंस क्या है रिटर्न्स को लेके। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो भूल जाता है, फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता, जैसे सीए के बच्चे नहीं हो पाते, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश स्टेटमेंट्स रिटर्न अंडर सेक्शन 39 एंड फाइनल रिटर्न बाय द ड्यू डेट, तो आपने रिटर्न नहीं भरे तो आपकी पेनल्टी क्या है, 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 अंडर द CGST एक्ट। जो ये CGST की है तो ये 100 इज़ फॉर CGST, और ऐसे ही अगर C लगा रहा है तो S भी लगाएगा तो 100 और लगेगा विच इज़ फॉर SGST, मैक्सिमम 5000। तो इन शॉर्ट ये 100 पर डे चलता जाएगा, C का और S का दोनों का, मैक्सिमम 5000 चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा फर्निश करना रह जाता है एनुअल रिटर्न 9 या 9A कुछ भी ड्यू डेट तक, तो उसको भी 100 पर डे देना है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 5000 पॉइंट नहीं रखा क्योंकि तो पूरे साल का हिसाब किताब है, तो बोला सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ हीज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर द CGST एक्ट। तो 0.25% C का है और 0.25% S का हो जाएगा। मैक्सिमम इतना पेनल्टी जा सकता है आपके क्रॉस टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का। तो भाई भर देना रिटर्न टाइम पे, तकलीफ में आ जाओगे। अच्छा, ये तो था रिटर्न्स का पार्ट। अब क्या हुआ ना, इस चैप्टर में आपको एडिशंस मिले हैं, जो रियल लाइफ में भी एडिशंस हुए हैं, और एडिशंस आपके मॉड्यूल में ना ऐड करके इंस्टीट्यूट ने अलग से शीट दे दी है ऐड करके। दिस इज QRMP स्कीम। नाउ क्या है ये QRMP स्कीम? हमने जैसे कि ऊपर देखा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3B जो रिटर्न भरते हैं वो रिटर्न क्या करते हैं, मंथली भरते हैं। अब देखो R1 का GST R1 को मैं प्यार से R1 बोलूँगा हमेशा। R1 भरने का ऑप्शन आपको है कि आप मंथली भरो या क्वार्टरली भरो, टर्नओवर की बेसिस पे डिवाइड कर दिया, मंथली क्वार्टरली भर सकते हो, है ना। लेकिन 3B यानी कि जिसमें हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, नेट ऑफ करके टैक्स पेमेंट करते हैं, वो तो मंथली भरने को आ रहा है। तो पूरा देश हल्ला कर रहा था कि ये क्या सिस्टम है, हम लोग वैट के ज़माने में मंथली भर रहे थे, सर्विस टैक्स तो 6-6 महीने में एक बार भर रहे थे, और आप लोग हर महीने 3B भरवा रहे हो। एक महीना ख़त्म होता नहीं है, अगला महीना फिर आ जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा महीने हम लोग बिज़नेस तो कर नहीं रहे, सिर्फ रिटर्न भर रहे हैं। जब देखो हमारे CEO लोग फ़ोन करते रहते हैं, एक तारीख आती है बोलते हैं बिल दे, और फिर हम बिल देते हैं, जब तक फॉलोअप में बिल दे ख़त्म करते हैं, टैक्स पेमेंट ख़त्म करते हैं 20 तारीख तक, 5 दिन चैन की सांस लेते नहीं। एक संडे आता है, फिर मंडे फ़ोन आता है, बिल दो। तो ऐसा ना पूरा देश दुखी था। तो गवर्नमेंट ने बोला मित्रों हम आपकी सहायता करेंगे। सहायता में क्या बोला कि अच्छा आपको टैक्स जो 3B आपको मंथली भरना पड़ा, दर्द हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सब ने बोला हाँ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, अब से आप 3B क्या कर दो, 3B भी क्वार्टरली भर दो। बस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दे दिया, कंपल्सरी नहीं बोला। क्या बोला, चाहो तो मंथली भरो, चाहो तो क्वार्टरली भरो। जैसे ही ये चीज़ अनाउंस हुई, पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। और हमारे जो मीडिया वाले हैं वो तो वैसे भी मोदी भक्त हैं, जगह जगह सब जगह चालू हो गया, क्या सेवा मिली है, मज़ा आ गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कदम उठाया है, ये बहुत ही काबिल कदम है, बहुत ज़रूरत थी इस कदम की। अब हमको 3B मंथली भरना है। हमारे भी सारे क्लाइंटों का फ़ोन आना शुरू हुआ कि अब तो हर महीने बिल नहीं मांगोगे ना हमसे, आप अब तो मंथली भरना ही नहीं है ना 3B, तुम अब तो 3B कब भरना है, क्वार्टरली भरना है। सब खुश थे, सब खुश, एकदम खुश। अंदर की बातें न्यूज़ पे नहीं बताई गई, अंदर की बातें तो हमको अमेंडमेंट में मिल गई तो हमने पढ़ लिया। जब क्लाइंट को बताया तो क्लाइंट फिर दुखी हो गए। अब क्या करूं मैं, अब आगे और इसको
सरप्राइज़ ना रखते हुए मैं समझाता हूँ QRMP स्कीम क्या है, आप खुद सोच के डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या है QRMP स्कीम सच में एक सिंप्लीफाइड स्कीम है। गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ऐसा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला गवर्नमेंट ने। आप डिसाइड करना और बताना क्या ये सच में सिंप्लीफाइड स्कीम है। ओके, समझते हैं क्या है ये QRMP स्कीम। यहाँ पे आ जाते हैं किस किस के लिए एलिजिबल है। देखो एनीवे जो बड़े लोग हैं जिनका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा था, उनको तो वहाँ पे भी वैसे मंथली भरना था, चाहे R1 हो चाहे 3B हो, तो उनके लिए का कोई मतलब नहीं किसी स्कीम का। तो उनके लिए तो आज भी ये स्कीम नहीं है, उनको तो मंथली करना ही करना है। ये किसके लिए स्कीम? स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर कितना 1.5 CR तक। हालांकि इन्होंने इस रेंज को बढ़ा के क्या बोल दिया, रेंज बढ़ा दी 5 करोड़ तक। क्या बोल दिया, अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 5 CR तक है तो आप QRMP स्कीम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, टैक्स पेयर कैन वो चाहे तो ले सकते हैं किसी भी क्वार्टर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। नहीं समझा? देखो ये मैंने तुम लोगों के लिए बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल लिख रखा है इधर, ये रहा। चलो मैं ये यहाँ पे आऊँगा तो मैं वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ अच्छी से। बस ये याद रहे, मेरी तरफ से ये बताना बाकी है कि कौन ले सकता है। बस ये ध्यान रहे कि ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना है, इस पीरियड के दौरान ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। क्राइटेरिया क्या है, टैक्स पेयर मस्ट फर्निश द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। मैं जब इस ऑप्शन को मांगना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ मुझे QRMP स्कीम दे दो, तो उसके पहले जो मेरे बाकी रिटर्न है वो भरे हुए होने चाहिए, वरना मैं स्कीम की भीख नहीं मांग सकता। दूसरा, टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, सच शल फर्निश रिटर्न अनलेस दे रिवाइज दिस सेड ऑप्शन। एक बार हमने ये ऑप्शन का भीख मांग लिया ना, तो वो अब वही ऑप्शन चलेगा। हर क्वार्टर में ये ऑप्शन नहीं मांगना है, जब भी चाहिए तब एक बार मांगना है, फिर वो हमेशा चलेगा। कब तक? जब तक आप QRMP स्कीम से बाहर निकलने की इच्छा ना रखो या आपका टर्नओवर 5 CR से एक्सीड ना कर जाए। जैसे ही 5 CR से एक्सीड क्या होता है, अपने आप QRMP स्कीम से बाहर निकल जाओगे आप, वरना उस स्कीम में रहोगे। माइग्रेशन क्या है, टैक्स पेयर्स हु हैव फाइल्ड देयर रिटर्न GSTR 3B फॉर अक्टूबर 2020 बाय 30 नवंबर शैल बी माइग्रेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पर्पस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इतना रिलेवेंट भी नहीं है, वहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस डिटेल्स कैन बी फाइल्ड इन GSTR 1 बाय यूजिंग IFF और फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ। ये वाली बात मैं आगे बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, इसको होल्ड करें। ठीक है, तो याद रहे हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत समझेंगे, क्योंकि भले ही स्कीम कैसी भी आपको लगे, लेकिन ये स्कीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, बिकॉज ये पहली बार नवंबर 21 में टेस्ट होगी, नहीं होती है तो मई 22 में तो पक्का ही टेस्ट होगी। 2-4 मार्क के तो लेके जाएगी आपके, मतलब देगी आपको। ओके, तो याद रही एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आप किसी भी क्वार्टर में जो डेट्स आपको दी जाएंगी उन डेट के अंदर अंदर आप ऑप्शन ले सकते हैं, और आपने बशर्ते अपने पुराने रिटर्न्स टाइम पे फाइल करके रखे हो तो आप रिटर्न्स को, इस ऑप्शन को ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद, इस स्कीम में आने के बाद रिटर्न्स कैसे फाइल करना है अभी पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है जैसे ऑप्शन लेंगे हम आपका रिटर्न सिंपल कर देंगे। अभी देखते हैं कितना सिंपल कर देंगे, जिंदगी जल्लाद बना देंगे तुम्हारी। अच्छा, ये अब जो ऊपर लिखा था ये आपको डिटेल में वापस लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था कि आपको QRMP स्कीम को एक्सरसाइज किस प्रकार करना है। तो कैसे करना है, अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम फॉर एनी क्वार्टर शल इंडिकेट फॉर एनी क्वार्टर। तो हम क्या करते हैं, दोबारा बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पे, लेट अस टेक अ क्वार्टर। सपोज ये अपन ने क्वार्टर ले लिया, दिस इज अप्रैल, मई,
एंड जून वाला क्वार्टर। अगर मुझे इस अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम मतलब यहाँ से मुझे स्कीम लेना स्टार्ट करना है, तो मुझे अपना प्रेफरेंस ये स्कीम के बारे में बताना पड़ेगा फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। पहले तो ये बात देखो, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब इसके पहले वाला क्वार्टर, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, इसके पहले वाला क्वार्टर मतलब कहना इसे दिस वुड बी जैन, फेब एंड मार्च। फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ, सेकेंड में मतलब ये फेब वाला, इसका फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट फेब। यहाँ से लेके देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, यहाँ से लेके टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, जिसमें एक्सरसाइज करना है यानी कि ये वाला क्वार्टर, यानी कलर फिर चेंज कर देते हैं, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ का सॉरी फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर का लास्ट डे, फर्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल, इसका लास्ट डे क्या होगा, यहाँ पे आएगा विच वुड बी 30 अप्रैल। यहाँ तक इन शॉर्ट ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप कभी भी डिपार्टमेंट को ये बता सकते हो कि मुझे इस क्वार्टर से QRMP स्कीम चाहिए, बशर्ते आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। तो इस पर भी 1-2 मार्क्स का कोई MCQ बन जाए, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डेप्थ में बता दिया। बाकी हम ये चीज़ें देख चुके हैं। कुछ शॉर्टकट समझाऊं क्या आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा, फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ लो। हम लास्ट में एक समअप करने के लिए एक चार्ट टाइप का कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ को समअप कर देंगे कि ये किस तरह से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिलहाल सिर्फ समझ के रखो, रजिस्टर करते हुए अपने माइंड में कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ समअप करके एक माइंड मैप में कवर अप कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप QRMP स्कीम ले लेते हो तो आपको 3B मंथली भरना है, आपको GSTR 1B मंथली भरना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप क्या करो, IFF, क्या है ये, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये आप हर महीने यूज़ कर सकते हो। मे बोल दिया बिकॉज इनको क्या कहना था कि ये स्कीम सिंपल है, तो क्या बोल दिया, मे बोल दिया। थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये मे बोलने के लिए बोला है, ये मे नहीं है, एक्चुअली में रियल लाइफ में शैल है, ठीक है। थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं बताऊंगा माइंड मैप की समरी। फिलहाल समझ लो, उनको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन का मतलब क्या देते हैं, एग्जाम्पल समझो, मेरा क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून से मुझे आ जाना है QRMP में, तो ऑफकोर्स ये पूरा ख़त्म होने के बाद ही तो मैं भरूँगा 3B और GSTR 1, दोनों इसके बाद भरूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसी पीरियड के दौरान मैं अप्रैल महीना और मई महीना दोनों महीने के लिए जो मेरे सेल्स की इनवॉइसेस हैं वो मैं अपलोड कर सकता हूँ IFF नाम की फैसिलिटी से, इस महीने भी और इस महीने भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, याद रहे मैंने बोला ये फर्स्ट सेकंड मंथ की IFF में भरेंगे। तो कोई बच्चा पूछ सकता है सर जून का IFF नहीं भरेंगे क्या? नहीं, फिर आपको GSTR 1 तो है ही ना भरने के लिए। अगर फर्स्ट सेकंड मंथ का है तो आप IFF में डाल दो, और IFF में अगर आप नहीं डालते हो तो छोड़ सकते हो। तो आप क्या करोगे, देखो अगर आप IFF में डाल देते हो तब तो सपोज़ करो आपके पूरे क्वार्टर के 100 बिल बने, अगर आपने 60 बिल IFF में डाल दिए तो सिर्फ बचे हुए 40 बिल ही R1 में डाल दें। लेकिन अगर आपने IFF भरा ही नहीं तो आपको पूरे के पूरे 100 बिल R1 में एक साथ डाल देने हैं, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। अच्छा,
एक लिमिटेशन और है यहाँ पे, क्योंकि हम आपको छोटा आदमी मान रहे हैं, तो याद रहे जो आप पहले 2 मंथ में IFF से इन्वॉइस अपलोड कर रहे हो, किसी भी महीने में आपके इन्वॉइस 50 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सर 50 लाख से एक्सीड हो गए तो क्या, कोई नहीं, उतने ही करो जितने 50 लाख तक होते हैं। सपोज़ करो, फ़र्ज़ करो आपके 19 बिल 50 लाख कवर हो गए, 19 बिल डाल दिए, अब आप शांत हो जाओ। अगले मंथ में फिर आपके पास ऑप्शन था, और जितने बिल डाल सकते हो उतने बिल डाल दो, शांत हो जाओ। और जो बिल नहीं डाल पाए, आपके पास R1 तो है ही डालने के लिए, वहाँ पे आप बिल डाल सकते हो। याद रहे 50 लाख से ज़्यादा का आप ईच मंथ नहीं डाल सकते। अच्छा, ये IFF भी कब तक भर सकते हो, जब मने तब नहीं। जैसे आपके पास R1 भरने की लास्ट डेट क्या थी, 11th या 13th ऑफ द मंथ, सक्सीडिंग मंथ, वैसे यहाँ पे भी क्या है, 1st डे से 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। एग्जाम्पल सपोज करो आप अप्रैल का IFF भरना चाहते हो तो मई 13th तक भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, सब ठीक है? ओके। जैसे कि मैंने बार बार चिक के बता रहा हूँ, IFF क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल फैसिलिटी। The details of invoices furnished using IFF in the first 2 months of the quarter are not required to be furnished again in GSTR 1। एक बार जो आप IFF में डाल चुके हो तो दोबारा, इन शॉर्ट आपसे आपकी जो गवर्नमेंट है, इन्वॉइसेस जो आउटवर्ड सेल के हैं वो एक ही बार मांगती है, या तो IFF में दे दो या R1 में दे दो, दोनों जगह मत दो, डुप्लीकेसी मत करो। ठीक है, मूविंग फर्दर। अच्छा, अगर मैंने IFF लिया ही नहीं है, डज नॉट ऑप्ट टू अपलोड इन्वॉइसेस यूजिंग IFF, तो क्या करना पड़ेगा, सारे इन्वॉइस R1 में डालने पड़ेंगे एक साथ में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, पूरे 100 बिल वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक, तो अपने को पता ही है ये सब चीज़ें सेम है जैसे पहले हुआ करती थी। कॉन्सो बिल के बारे में जो सब चीज़ थी, सब कुछ सेम टू सेम ऐसे कैसे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। डेबिट क्रेडिट नोट जैसे करते थे पहले इशू, अभी भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे हैं, केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और IFF। आप R1 या IFF नहीं भर सकते, याद रहे, QRMP स्कीम में हो या नॉन QRMP स्कीम के हो, वो जो मंथली आते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी R1 नहीं भर पाएंगे। या अगर आप R1 भर रहे हैं QRMP स्कीम में, या आप भर रहे हैं IFF QRMP स्कीम में, दोनों ही केसेस में आप GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। कब? अगर आपने पिछले 2 महीने के GSTR 3B नहीं भरे, आपने पिछले 2 महीने के GSTR 3B नहीं भरे, तो भाई आप किसी भी स्कीम को देना नहीं, हम आपको GSTR 1 आने वाले महीने का भरने ही नहीं देंगे। ये भी क्यों नहीं भरने देंगे, थोड़ी देर में जब माइंड मैप बनाएंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। सब मस्त वजहें हैं सब चीज़ों की। ओके, अ रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा यहीं पे सीधा देख लो, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 19% of such liability shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in form GSTR 1 or using IFF if he has not furnished the return in the form। सेम कहानी यहाँ पे भी है। और पता है अपन कुछ खास लोगों की बात की थी, उन खास लोगों पे क्या एप्लीकेबिलिटी था कि 99% तक का ही ITC यूज़ कर सकते हो उस महीने के टैक्स पेमेंट के लिए, बाकी 1% तो आपको कम से कम कैश लेजर से भरना ही पड़ेगा। ये हमने सीखा था पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। तो उन लोगों के लिए भी सिंपल फंड है, अगर आपने 3 भी नहीं भरा 2 पीरियड का, तो फिर हम आपको भी क्या करने देंगे, आपको भी GSTR 1 भरने नहीं देंगे। नेक्स्ट है फॉर्म एंड मैनर ऑफ असरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन GSTR 2A एंड 2B। इसको मैं सोच रहा हूँ आपको समरी वे में ही बता दूँ तो बेटर है, इतना सारा पढ़ने जाएंगे कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ आपने बोला कि जो अगर 50 बिल है, 19 बिल एक मंथ में लाना, हाँ, तो जो बचा हुआ बिल है वो डायरेक्टली GSTR 1 में आएगा ना? हाँ, तो सेकेंड मंथ में नहीं आएगा ना? नहीं, हाँ, जो बच गया वो सब सीधा R1 में जाएगा,
किसी बीच में उसको नहीं ले सकते अपन। ओके 2A 2B 2A 2B। चलो मैं क्या करता हूँ, साथ साथ में आपका वो माइंड मैप भी बनाने का ट्राई स्टार्ट कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। हैव अ लुक। देखो बेसिकली होता क्या है, कोई बंदा क्या करता है, अभी तक के सिस्टम में चलता क्या था, गवर्नमेंट को 2 ही चीज़ों से मतलब है। एक तो आप क्या करो, एक तो आप टाइम टू टाइम उनको आपकी सेल के इन्वॉइसेस देते रहो, दूसरा टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करते रहो। तो जनरली होता क्या है, एक तो आप भरते हो GSTR 1, एक तो आप भरते हो GSTR 1। मैं बेसिकली इसको फ़िलहाल समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, दिस इज़ आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स, ठीक है। आप बिल्स अपलोड करते हो। जब ये GSTR 1 आप हो गया, दूसरा क्या होता है, एक होता है 3B। 3B से आप क्या करते हो, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ 3B स्टैंड्स फॉर, गंदा हो गया थोड़ा सा, GSTR 3B, दिस इज टैक्स वसूली, ठीक है। अच्छा, जो ये टैक्स वसूली होती है ये हमेशा कैसे होती है, जैसे हमने सीखा हुआ है ITC के चैप्टर में, आउटपुट टैक्स कुछ तो भी होता है। सपोज फिर आउटपुट टैक्स है 1000 रुपये का, फिर कुछ तो हमारा ITC होता है अवेलेबल हमारे पास में, वो ITC सपोज करो 700 रुपये का है, तो हम क्या करते हैं, 300 रुपये आप पेमेंट करने को आ रहा है, और वो 300 हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। ये है बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर, पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ITC पहले तो सिंप्लीफाइड था। सिंप्लीफाइड कैसे था कि आप जब 3B भरते थे आपको वहीं पे ऑप्शन आता था, क्या चीज़ का, कि भाई मैंने इतने परचेजेस किए, उसका इतना ITC है। याद रहे GST के सिस्टम में सिवाय वो जो लास्ट रिटर्न था, उसके अलावा ये जो UN का रिटर्न था, उसके अलावा किसी भी रिटर्न में हम लोग परचेज इन्वॉइस का अपलोड नहीं करते हैं। GST के सारे मैकेनिज्म में फ्लो इस तरीके से ही होता है कि हम लोग सेल्स के रिटर्न अपलोड करते हैं और पेमेंट हम लोग जो भी रिटर्न है उस रिटर्न से अपलोड कर देते हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी परचेज के बिल्स अपलोड नहीं होते। क्यों नहीं होते, डिपार्टमेंट ने सिस्टम इस तरह से मैकेनिज्म बना के रखा है कि जो आपका परचेज है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सेल होगा, रिटर्न सेल का उसने भरा होगा, तो हम चाहते हैं कि वो वहीं से फ्लो हो जाए, हम नहीं चाहते कि आपके पास वो चीज़ें आएँ। अब आपको अगर ध्यान होगा, ये 3B तो हम टेम्परेरी लेके आए थे जुलाई 17 के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर जो टैक्स का होने वाला था, रिटर्न्स का होने वाला था GSTR 1, 2 और 3, जहाँ पे 1 में जाने वाला था आपका सेल के इन्वॉइसेस। GSTR 2 में क्या होने वाला था कि जिसने आपको बेचा, यानी कि आपका परचेज, वो आपके GST के नाम पे क्या करेगा, रिटर्न अपलोड करेगा GSTR 1 के माध्यम से, और वो आपके पोर्टल पे जब आप GST 3 खोलोगे तो वहाँ दिखेगा कि 1 आपकी सेल इतनी है, 2 आपको परचेज इतनी आई है, और 3 में अब नेट करके इतना पेमेंट करने को आ रहा है। मैकेनिज़्म ये था, इस हिसाब से GST चलाने वाले थे, मगर ये हमने पहले 3B निकाल लिया टेम्परेरी, जब तक वो मैकेनिज़्म सेट हो तब तक। मैकेनिज़्म तो आज तक सेट ही नहीं हो पाया। 3B तो जो टेम्परेरी आया था वो तो लंबा लंबा चलता आया, लिटिगेशन भी बहुत सारे हुए 3B के ऊपर, लेकिन 3B अब है और 3B मुझे लग रहा है अब रहेगा, ठीक है। सो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर जो मीट नहीं हो पाया था उस टाइम पे, तो धीरे धीरे लॉ मेकर्स ने उन चीज़ों को मोल्ड करते हुए लॉ मेकर्स ने बोला अब हम आपको 3B में सीधा आपने लिख दिया ITC 700, हम आपको वो ITC लेने नहीं देंगे। क्या बोला, अब क्या हुआ, जब मैं लिखने लगा ना 700 यहाँ पे, जैसे ही लिखने लगा 700 लिखा, लॉ मेकर्स ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, रुक रे बाबा रुक, क्या कर रहा है ये, रुक। मैं बोला क्या हो गया सर, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक बात बता बेटा, तू अगर किसी से माल ख़रीदा है तभी तूने उस पर परचेज पे टैक्स भरा है। मैंने बोला हाँ सर। तभी तो ITC क्लेम कर रहा है। मैंने बोला यस सर।
तो उसने अपना R1 भरा होगा ना, उसने अपना आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरा होगा। मैंने बोला हाँ सर। तो बोला ठीक है, हम एक नया तुमको दे देते हैं स्टेटमेंट जिसका नाम होगा GSTR 2A। मैंने बोला सर ये क्या है? डिपार्टमेंट ने बोला बेटा 2A में क्या होगा ना, 2A में तुमने जिससे माल परचेज किया है ना, वो अपना आउटवर्ड सप्लाई अपने इन्वॉइसेस अपलोड करेगा GSTR 1 के माध्यम से। एक बार ध्यान सुनना है आप यहाँ, लेट मी कलेक्ट अदर थिंग्स ऑल्सो। या तो GSTR 1 के माध्यम से इन्वॉइस अपलोड करेगा या IFF के माध्यम से इन्वॉइस अपलोड करेगा। तो कहना राइट है GSTR 1 और IFF। अब समझे IFF का यूज़ क्यों है? अभी तक नहीं समझे पूरा, अभी समझोगे। बस ये ध्यान रहे कि इन्वॉइस डिटेल्स कहाँ से आ रही है, या तो GSTR 1 से या IFF से। किससे? जिससे मैंने लिया है उसने तो बेचा ही है मुझे, तो वो रिटर्न भरेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, मेरे 2A में आ जाएगा। अब जैसे ही वो मेरे 2A में आएगा, जैसे एग्जांपल देखो, अब 2A का सिस्टम क्या है? सिस्टम बहुत सिंपल है। IFF या GSTR 1 दोनों ही भरने का डेट्स क्या होती है? जो महीना चले गया उसके अगले महीने की 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक या 13 तारीख तक आपको अपने इन्वॉइसेस अपलोड कर देना है। तो वो तो हर दिन अपलोड करते रहेंगे। मन हुआ आज 4 बिल डाल दिए, आज 6 बिल डाल दिए। सर ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा बिल डालते जाएंगे। मैंने रिटर्न अपलोड करने की बात नहीं किया, मैंने सिर्फ बिल डालने की बात किया। बिल डालते जाएंगे, जैसे जैसे वहाँ बिल डालते जाएंगे ना, हर डेट का यहाँ पे बिल आता जाएगा मेरे GSTR 2A में। हाँ मैंने इतना परचेज़ किया, हाँ मैंने इतना परचेज़ किया, हाँ मैंने इतना परचेज़ किया। ये सारी चीज़ें मेरे पे आती जाएंगी। सर ये क्या पूरे महीने चलता रहेगा? हाँ 2A पूरे महीने चलता रहेगा, बिकॉज अगर रिटर्न किसी ने लेट भी तो फाइल किया है, सपोज लास्ट डेट थी 13 तारीख, उसने रिटर्न किसी ने फाइल किया 20 तारीख को, 22 तारीख को, तो भी 2A में आएगा। बिकॉज 2A का सिंपल काम क्या है? 2A का सिंपल काम है आपने जिससे परचेज़ किया, जैसे उसने बिल अपलोड किया आपके 2A में दिख जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला अरे साहब मैं आपसे पूछ रहा था ये 700 मैं लिखूँ क्या? तो लॉ मेकर से बोले रुक तो क्या बताया अभी ये देख, ये 2A के अंदर यहाँ पे 700 आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे 2A में 700 आ रहा है तो 700 लिख दे, और नहीं आ रहा है तो रुक जा, पीछे आ वापस से। अब मैंने उनको बोला 700 आ रहा है। अब लॉ मेकर से एक बात और बोल दी कि भाई जो 700 आ रहा है ना, लेट मी चेंज कलर वंस अगेन। लॉ मेकर बोले जो ये 700 आ रहा है चेक कर, ये तो हर डेट पे आ रहा है, क्योंकि GSTR 2A अपडेट होता है रियल टाइम बेसिस पे। आज उसने बिल डाला, आज मुझे बिल दिख जाएगा। तो लॉ मेकर्स बोले कि भाई तू चेक कर, ये जो 700 या सपोज करो वहाँ पे 600 दिख रहा है या 500 दिख रहा है या 800 दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, चेक कर क्या वो GSTR 1 या IFF के ड्यू डेट के पहले आया है या ड्यू डेट तक आया है। सपोज करो वो GSTR 1 भर रहा था जिसकी ड्यू डेट थी 13 तारीख, तो चेक कर 13 तारीख तक आ गया है क्या? अगर 13 तक आ गया है तब तो ये 700 ले ले, और 13 तक नहीं आया तो रुक जा। मैंने कहा नहीं आया तो अरे बताता हूँ, तू पहले बता 13 तक कितना आया। तो मैंने बताया सर देखो टोटल तो 700 आया। बोले निखिल तो क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल छोड़ दे, कितना आया 13 तारीख तक वो बता। तो मैंने कहा सर 13 तारीख तक है ना मेरे को सिर्फ 610 आया था, और सर बाकी 90 ना मेरे को उसके बाद आया, 13 के बाद उसी महीने आ गया। अरे तेरे को क्या बोला मैंने, सिर्फ इतना चाहिए हमको कि 13 तक कितना आया। बोले 610। तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला, बेटा चुपचाप 610 यहाँ पे लिख। मैंने कहा सर ये तो गलत हो रहा है। अरे गलत कुछ नहीं हो रहा है सर, 90 कहाँ जाएगा, लेट आया ना। जब तू अगले महीने का 3B भरेगा तब 90 को ले लेना। सब समझ में आ गई बात? क्या समझ में आया 2A का रिलेवेंस क्या है जीवन में, 2A क्या है, 2A क्यों है? अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे पब्लिक कंफ्यूज हो रही थी। अब ये तो अपन ने सिंपली बता दिया कि 13 तारीख तक इतना आया, उसके बाद इतना आया, लेकिन जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत कंफ्यूज थे, बहुत दर्द में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना।
तो लॉ मेकर्स ने तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने का सोचा और एक और लेके आ गए, एक और बेटा बच्चा ले आए इसका, GSTR 2B, GSTR 2B, ठीक है, 2B है ये 2B। 2B में क्या किया इन्होंने, एक दिक्कत ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या बोल दिया कि जो 13 तारीख तक आना चाहिए था, यानी कि 610, सिर्फ 610 ही यहाँ पे दिखेगा, वो 90 ना सिर्फ 2A में रह जाएगा, मगर यहाँ पे तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ कब पहुँचेगा, अगले महीने का जो 2B होगा ना, वो 90 सीधा अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो अगर 2A समझिए तो 2A छोड़ दो, जितना 3B जितना 2B के अंदर आ गया है वो 2B वाला पार्ट सीधा यहाँ पे आएगा। अगर आप 2A से देखते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी डेट को कितना आया कितना नहीं आया। 2A से नहीं देखते हो तो 2B में जो है उन्होंने खुद, इन शॉर्ट लॉ मेकर्स ने खुद आपको कैलकुलेट करके दिया है कि कितना उस सही डेट के पहले आ गया था इस महीने के रिटर्न में, जो आप काम ले सकते हो, ले लो काम में। तो हम 610 काम देना शुरू कर दिया और ये इसी हिसाब से मेरा टैक्स पेमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, जो कि 390 हो जाएगा। समझ में आया क्या कहानी पूरा GST का सिस्टम का, है ना। ये हमने पूरा सम अप कर दिया। अब यहाँ देखो, टू ए एंड 2B, ये देखो जो 2A है ये क्या है, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। अब इस एक बार आप रीड करना, मैं बार बार रीड नहीं करूँगा सब कुछ, वरना आप सो जाएंगे। जो 2B है ये क्या है, ये स्टैटिक है, वंस इन अ मंथ ही आता है। सिंपल सी कहानी है, वंस इन अ मंथ कब आएगा ये, जैसे ही ये ड्यू डेट ख़त्म होगा उसके बाद वाले दिन 14th को आ जाएगा, 15th को सेम वही रहेगा, 16th को वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एक ही दिन आएगा बस खाली। 2A क्या है, हर दिन आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, आपके साथ खेलते जा रहा है। 2B ऐसा नहीं, स्टैटिक। ठीक है। अब जिसने QRMP स्कीम लिया होगा वो R1 तो नहीं भरेगा, तो उसका R1 भरा हुआ 2A 2B में नहीं आएगा, उसका IFF भरा हुआ 2A 2B में आ जाएगा। देखो कट ऑफ डेट भी दे दिया है। अगर ड्यू डेट GSTR 1 का ड्यू डेट क्या है, सपोज करो 11 तारीख का ड्यू डेट है, तो 11 तारीख को रात को 23 बज के, यानी कि 11 को 12 बज के 1 मिनट पहले तक जो अपलोड हुआ होगा ना, वही आपके 2B में जाएगा। बाकी सब 2A में जाएगा और 2B में नहीं जाएगा। अपने एग्जाम्पल में क्या था, ये जो 13 का ड्यू डेट था ना, तो यानी कि 13 के रात के 11:59 PM तक जो आ गया वही यहाँ पे आएगा। मतलब किसी ने अगर रिटर्न 12 बजे भी भर दिया ना 1 मिनट बाद भी, तो 2B में इस मंथ नहीं जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा। ये स्कीम वैसे काफ़ी लंबी चौड़ी है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जिसने थोड़ा बहुत भी GST रिटर्न्स भर रहा है उसको आइडिया होगा, वरना थोड़ा बाउंस हो सकता है ये चीज़। बट बाउंस लगे तो इसको प्लीज़ दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से 2-4 मग का काम बन सकता है। ओके ये मैं आपको सब समझा चुका हूँ, वही सब चीज़ें आपको लिखी हुई मिल रही हैं, जनरेशन की डेट वगैरह क्या होगी वो सब। ये भी हमने जो पहले सीखा था कि ड्यू डेट 22 तारीख हो सकती है। QRMP वाले की ड्यू डेट स्कीम क्या होगी, या तो 22 होगी या तो 24 तारीख होगी, क्योंकि छोटे टैक्स पेयर्स हैं। अब 22 और 24 वो स्टेट वाइज लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा वो स्टेट। अगर आप इन स्टेट्स में फॉलो करते हैं, स्टेट पढ़ लेना, होमवर्क है स्टेट का नाम पढ़ना। ड्यू डेट क्या है आपकी 22 तारीख। अगर आपको होमवर्क नंबर 2, अगर आप इन स्टेट में फॉलो करते हैं, डेट क्या है 24 तारीख, 3B की डेट। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, मज़ेदार चीज़, जब 3B आप भर रहे थे मंथली, तो क्या आप टैक्स भी भर रहे थे मंथली?
अब जब आप IFF ऑप्ट कर लोगे तो आप 3B और R1 तो क्वार्टरली भरोगे। सरकार को टैक्स कैसे मिल रहा था? 3B से मिल रहा था। अब आपने तो मजे ले लिए डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ने आपके मजे ले लिए। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, बेटा 3B तो 3 महीने के बाद भर दे, लेकिन हर महीने कुछ तो टैक्स दे। क्या बोला लॉ मेकर्स ने, हर मंथ कुछ तो दे, और कुछ तो दे वो कैसे मांगेंगे? 3B तो टीवी में आके जोर जोर से बोल दिया आप तो 3B क्वार्टर में एक बार भरना है, तो टैक्स कैसे मांगेंगे? तो बोला एक काम कर बेटा, CMP 06 नाम का एक फॉर्म भर के टैक्स पेमेंट कर दे हमको हर महीने, तो बस उसके बाद 3B भरना तेरे हिसाब से। ओ सॉरी CMP नहीं है, दिस इज PMT 06 में आप भर दीजिए। अच्छा ये कब तक भरोगे आप? ड्यू डेट दे दिया इसका 25 तारीख दे दिया। ये 25 तारीख तक आपको, जैसे ही आपका मंथ ख़त्म होता है अगले महीने की 25 तारीख तक चुपचाप 06 भर दो, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रहे, ये आपको खाली फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ही भरने हैं। जैसे ये समझो क्वार्टर है मेरा अप्रैल, मई और जून। जैसे हमने IFF की भी बात की थी कि आप IFF सिर्फ अप्रैल और मई के लिए भर सकते हो, जून के लिए तो आप क्या करोगे, सीधा GSTR 1 ही भरोगे। सेम वैसे ही अप्रैल और मई के लिए ही आप भर सकते हो आपका PMT 06 का पेमेंट, 06 का पेमेंट। जून का तो आप सीधा GSTR 3 भरोगे ही, उसमें ही पेमेंट कर देना। और सिर्फ उसका ही मत करना, पूरे क्वार्टर का जो भी एडलेस कम ज़्यादा किया होगा ना वो एक साथ भर देना बाबा भी। अब थोड़ी देर में ये समझना होगा हम लोगों को कि अप्रैल में पेमेंट कितना करूँ, मई में पेमेंट कितना करूँ। जून का तो सिंपल है, मेरे को 3B भरना है तो 3B में पेमेंट का डिटेल्स आ जाएगा, डिटेल्स भरेंगे परचेस सेल का आ जाएगा। लेकिन आपने बोला है सिंप्लीफाइड स्कीम है, तो अब ये भी बताओ मेरे को, मतलब कौन टैक्स पेयर्स पूछ रहा है साहब। आपने तो पहले बोला सिंपल रिटर्न है, आपने को बोला क्वार्टर में एक बार भरना है, फिर आपने कहा ठीक है खाली IFF भर दो हर महीने में एक बार। मन करे तो मन बनाना, मन ना करे तो छोड़ देना, और मन करे तो भर लेना। उसने कहा ठीक है, मन नहीं किया तो नहीं भरूंगा। लेकिन ये जो ऊपर मैंने बात कही ना, आप अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ITC तब मिलेगा, ITC सिर्फ तब मिलेगा जब मेरे सप्लायर ने या तो GSTR 1 या IFF टाइमली भर दिया हो। तो उसको तो बोल दिया कि IFF भरना कंपलसरी नहीं है, मन हो तो भर दियो। लेकिन अगर वो IFF नहीं भरेगा तो क्या मैं उससे माल खरीदूंगा? मैं बोल दूंगा दफ़ा हो यहाँ से, तू IFF अगर तेरे मर्जी के मुताबिक भरेगा तो मेरे को तो ITC मिलेगा ही नहीं, ये ITC बहुत लेट मिलेगा, मेरे को इस महीने टैक्स फालतू भरना पड़ेगा तेरे चक्कर में। तो उसको क्या बोलूँगा मैं उसको, चुपचाप IFF टाइम पे भर, वरना तेरे माल नहीं लूँगा मैं। अब समझे मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि IFF को ऑप्शन बोल दिया है, पर ऑप्शन है नहीं। इंडस्ट्री में सब कंपलसरी बोलते हैं, हम तुझसे माल ना लेंगे तू अगर IFF ना भरेगा तो। समझियो कि नहीं? अच्छा अब देखो IFF में क्या बोल दिया, आप सेल्स के इन्वॉइस डाल दो, 50 लाख तक के इन्वॉइस डाल दो। अब फिर क्या बोला, टैक्स पेमेंट करो, बोला अप्रैल का भी करो, मई का भी करो, मतलब क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स का पेमेंट करो। पेमेंट कितना करूं इसका भी लॉ मेकर्स ने अलग से हिसाब किताब दे दिया तुमको। आ जाओ अभी बताते हैं तुमको, थोड़ी देर में आता ही होगा। आ गया मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। ये देखो दुई मेथड बताया, दुई मेथड का बोला या तो आप फिक्स सम मेथड ले लो, मिक्स सम मेथड कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर क्या करो सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लो। अब मज़े की बात देखो, सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है बताऊं? आप जैसे जो 3B के लिए वर्किंग करते थे ना, परचेज और सेल का हिसाब किताब बनाओ, टैक्स कितना भरने को आ रहा है देखो और वो टैक्स भरो, वही मतलब 3B ना भरवा के आपसे पूरा हिसाब किताब करके टैक्स पेमेंट करने को बोल रहे हैं। बस क्या बोला, आप 3B मत भरो, आप क्या भरो PMT 06 भर दो। मैं बताऊं, आई फील QRM स्कीम लेना इज़ नॉट वर्थ इट मेरे हिसाब से।
अगर आपके पास बेटर ओपिनियन है तो प्लीज़ नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम में आप DM कर दीजिए, वहाँ देख लेंगे। शायद हमें भी शायद बेटर ज्ञान मिल जाए। बट हमारे हिसाब से आज की डेट में ये बेवकूफ़ी है, ये पागलपन है, और उल्लू बनाया जा रहा है देश के MSMEs को और छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को। देखो अभी मज़ा कितना आएगा। एक बात तो समझ लो, आपको बोला हर महीने टैक्स, हर महीने हिसाब किताब का आपको टेंशन नहीं देना, आप क्वार्टरली करो। ये बात तो समझ गया। अगर उसने ये वाला ऑप्शन ले लिया तब तो हर महीने हिसाब किताब करना ही है पूरा बैठ के। सर हमने हिसाब किताब गलत किया तो क्या होगा? तो जब आप 3B भरोगे ना 3 महीने बाद में, तो जो भी आपने कम टैक्स भरा होगा ना गलती से भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अगर आपने जो भी कम टैक्स भर दिया होगा, भरना था उससे कम टैक्स भर दिया ना, तो विथ इंटरेस्ट आपको 3B भरना पड़ेगा। बोले ये ले, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप रफ हिसाब कर लोगे, रफ हिसाब कर लिया कम भर दिया तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा साथ में 3B के अंदर। तो ये है सेल्फ असेसमेंट जो एकदम रेगुलर की तरह ही है। बस 3B की जगह क्या बोल दिया, PMT 06 भर दो। आ जाओ अगले, ये और वाहियात है, फिक्स सम मेथड। और वाहियात, एकदम वाहियात जल्लाद मेथड। समझने के लिए हार्ड नहीं है रे। वो टैक्स पे बेचारा रोता है, दुखी हो जाता है, वो बोलता है मैं साला बिजनेस करूं कि तुम्हारा GST लॉ पढ़ते समझते बैठो। देखो क्या है, हमने हमारे एक भी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं किया है QRMP स्कीम। उन्होंने कहा कि सर ले दो ना हमारे सिंपल स्कीम है। मैंने कहा हमको सिंपल काम नहीं पसंद, हम तो नहीं करते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो फिक्स्ड सम मेथड। इसमें क्या बोला, 35% of the tax paid in cash the return of the preceding quarter where the tax was furnished quarterly, or tax liability paid in cash in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। क्या बोला यहाँ पे देखो, आओ इधर आओ, QRMP स्कीम बोलो जवानों, आओ यहाँ देखो। आपका ये वाला क्वार्टर है जिसमें आप QRMP स्कीम चला रहे हैं, वो है अप्रैल मई और जून वाला क्वार्टर। अब आपने तो QRMP स्कीम ले ली है, तो आप चेक करो कि आपने पिछले क्वार्टर में रिटर्न्स कैसे भरे थे, यानी कि जैन, फेब और मार्च में यहाँ पे रिटर्न्स किस तरह भरे गए थे। जो 3B का रिटर्न्स कैसे भरे गए थे, क्या वो क्वार्टरली भरा था, क्या वो मंथली भरा था। अगर वो क्वार्टरली भरा था तो इस पूरे क्वार्टर में आपने कितना टैक्स भरा था, जितना भी टैक्स भरा था उसका 35% अप्रैल मंथ के अंदर टैक्स भर दो, 35%। और अगर आपने क्वार्टरली ना बल्कि अगर आपने मंथली भरा था तो फिर पूरा क्वार्टर मत देखो, ये देखो लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कितना कैश लेजर से पेमेंट किया था, उसका % कुछ नहीं, क्वार्टरली का मंथली देख रहे हो ना, जितना भी किया था ना उसका पूरा का पूरा एज इट इज सेम टैक्स भर दो। तो सर कम हुआ, तुमने क्या ऑप्शन लिया, तुमने ऑप्शन लिया फिक्स्ड मेथड। मतलब तुमको यही देखना है कि पिछले क्वार्टर में क्या था, मंथली था या क्वार्टरली था। क्वार्टरली था, जितना टैक्स क्वार्टरली भरा है उसका 35% चुपचाप टैक्स भर देने का। सर मेरा कोई सेल नहीं हुआ पूरे अप्रैल में, देना देना नहीं है उनको, उससे चुपचाप टैक्स भर देने का। पिछले क्वार्टर में अगर मंथली रिटर्न था आपका 3B का, तो मंथली रिटर्न में आपने लास्ट मंथ में कितना टैक्स भरा था उतना ही सेम टैक्स अप्रैल में भर देने का। ठीक है, भर देने का, चुपचाप भर देने का। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको ना इस पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी बताना। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो, बेटर समझ में आ जाएगा आप लोग को भी। ये देखो, अगर लास्ट रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल हुआ है तो लास्ट रिटर्न ये वाला पीरियड है लास्ट रिटर्न का, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में क्या था, 100, 500 और 50 ये सब टैक्स भरा था।
अगला क्वार्टर अप्रैल में जून का है, तो अप्रैल और मई दोनों के अंदर आपको 35 इसमें भरा था, इसका 35%, 35%, इसका भी 35%, इसका भी 35%, चुपचाप भर देने का, चुपचाप बिना क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो खाली मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना मिस कर दिया कि अप्रैल में भी उतना ही है और सेम मई में भी उतना ही है। ठीक है, अच्छा, अगर प्रीवियस क्वार्टर में मंथली भरा होगा तो जो मार्च पिछले क्वार्टर का महीना था लास्ट मंथ, उसमें जितना भरा था सेम अभी भर दो, सेम भर दो और सेम भर दो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है कुछ केसेस में आपको ये अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं है, और वो ध्यान से सुनो कब नहीं भरना है। कई बार क्या होता है ना, आपने एक्स्ट्रा पैसा आ गया था तो आपने कैश लेजर में एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया था, तो जितना पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है फिर ऑलरेडी आपने एडवांस में कैश पेमेंट किया हुआ है पहले से, तो दोबारा क्यों भरोगे? वो तो मत भरना, और नहीं भरा हुआ है तो भर देना भैया, नहीं तो इंटरेस्ट पेनल्टी तो आ ही जाएगा। खाली एक सुविधा है इस केस में, बताता हूँ क्या। ये जो मैंने यहाँ पे बात किया था ना, इधर आते हैं, एक सुविधा है खाली इसमें। सेल्फ असेसमेंट में तो क्या है, आप खुद टैक्स निकालोगे हर महीने और आप भर दोगे PMT 06 भर के। कुछ मिस्टेक हुआ, टैक्स कम भरा गया, तो आपको साथ में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 3B के टाइम पे। फिक्स सम में एक फ़ायदा है, अगर आपने फिक्स सम मेथड को ऑप्ट किया है तो आपने अप्रैल और मई दोनों महीने में जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है आपने उसके हिसाब से टैक्स भरा। एग्जाम्पल 35% टैक्स भरा दोनों महीने के अंदर। अब हो सकता है यहाँ पे भी टैक्स पेमेंट कम दिख जाए, जब आप 3B भरोगे तो पॉसिबल है कि शायद वो जो 2 महीने का टैक्स आपने भरा है 35% शायद वो कम पड़े। ऐसे केस में आपको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है कि हम जब आपको फिक्स सम मेथड दे रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ऊपर नीचे जो भी हुआ हम एडजस्ट कर लेंगे, हम ना ब्याज लेंगे ना ब्याज देंगे। ठीक है, तो फिक्स सम मेथड में आपका वो ब्याज बच जाता है, लेकिन ब्याज बचने के साथ साथ में पिछले क्वार्टर के जितना ही टैक्स आपको ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में भरना पड़ जाता है। अब हो सकता है आपका सीजनल बिजनेस हो, आपका पिछला क्वार्टर में दिवाली था, उसमें आपने बहुत सेल किया था, सेम टैक्स आपको इस क्वार्टर भरना पड़ जाएगा जिस क्वार्टर में आपका रत्ती भर सेल नहीं है, जो है यही है। अब लॉ मेकर्स ने बोला है आप जो एक्स्ट्रा आ जाएगा वो आप बाद में रिफंड मांग सकते हो। अब रिफ़ंड मांगने का प्रोसेस, फिर नया फॉर्म भरो, नया रिटर्न्स भरो और फिर वो रिटर्न लो। लेकिन कहने का मतलब ये एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका वर्किंग कैपिटल। अगर वही ब्लॉक हो जाता है तो बिज़नेस करने में दिक्कत होती है। ये बात है, हमारे जो MSME क्लाइंट्स हैं वो बहुत बताते हैं, इसलिए हम उसका दर्द आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर कभी कोई आप में से कोई एक फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे बोल रहा है। अगर आप ऑटो वाला फिक्स सम मेथड वाला पेमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेल्फ असेसमेंट में तो इंटरेस्ट लगेगा, बजा बजा के लगेगा। लेट फी is applicable for delay in furnishing of return or details of outward supply as per the provision of section 47 as per QRMP scheme। सीधा ही देख लो, it is clarified that no late fee is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter। तो बोला ये रिटर्न थोड़ी है, पेमेंट का है, तो हम लोग लेट फी नहीं लेंगे। ये इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्याज तो नहीं लेंगे, लेट फी नहीं लेंगे लेट भरोगे तो। मोर और लेस हम लोगों ने QRMP स्कीम जो गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंपल स्कीम निकाली थी वो समझा दी है मैंने। सोच के बताइएगा सच में सिंपल थी क्या? अगर थी और मुझे नहीं लगी तो प्लीज़ अपना व्यू नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, बिकॉज मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, ये क्या है? ये कुछ ड्यू डेट के एक्सटेंशंस हैं, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ इसमें समझाने के लिए मेरे लिए नहीं है कि जो ये कोविड वगैरह आया था इसमें जो 1 टाइम एक्सटेंशन हुआ था अक्टूबर से मार्च 20 के रिटर्न के लिए, उसमें इन्होंने एक्सटेंड किया था 11 तारीख का। तो एक बार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। QRMP वालों के लिए 13 तारीख की डेट होती है, बाकियों के लिए 11 तारीख की डेट होती है GSTR1 की। तो एज सच इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं था। समझाने के जो था आपको प्यारा QRMP स्कीम था।
उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन में मज़ा आया हो। हमने ट्राई किया काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रह सके और आपको नींद कम से कम आए, फिर भी आ रही हो तो प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ लेते हैं एक अल्प विराम, मिलते हैं अगले सेशन में नए सेशन और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, बाय बाय।